हेलो एवरीवन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें है होल्डिंग से रिलेटेड, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ सब्सिडरी कंपनी। तो अगर सब्सिडरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड रिसीव होगा, से फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को एक्वायर किया और एक्विजिशन के कुछ दिनों बाद ही सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया जो कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से था। तो ऑब्वियसली जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग होल्डिंग कंपनी, उसको भी वो डिविडेंड मिलेगा। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि आपने 1 जुलाई को अक्वायर कर लिया और एक बार आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, मेजॉरिटी शेयर आप होल्ड कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी हो गए, उसके बाद सब्सिडरी कंपनी ने पोस्ट प्रॉफिट से आपको डिविडेंड दिया। तो ट्रीटमेंट इसमें क्लियर है कि अगर पोस्ट प्रॉफिट से डिविडेंड देगी तो दैट विल बी अ रेवेन्यू रिसीट, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं जाएगा, वो नॉर्मल इनकम हो गया आपके लिए। लेकिन अगर वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिला है तो वो आपके लिए क्या है, कैपिटल रिसीट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिलेगा तो वो बनेगा आपका कैपिटल रिसीट, और उसका सही प्लेस क्या है कि वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से माइनस हो। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्वेश्चंस में डिविडेंड जो रिसीव होता है फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वो रॉन्गली होल्डिंग कंपनी उसको दिखा देता है अपने रेवेन्यू इनकम में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें बेसिकली होल्डिंग चैप्टर में रेक्टिफाइंग एंट्री देनी होती है कि प्री एक्विजिशन से मिला तो उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल उसका राइट प्लेस है, वहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और पीएनएल में रॉन्गली इंक्लूड हो गया तो वहाँ से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत क्लियर है। अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिलेगा तो वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, अगर वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से मिलेगा तो नॉर्मल पीएनएल में जाएगा। और जैसे थ्योरेटिकली ये भी डिस्कस किया हुआ है कि कुछ डिविडेंड पार्टली बिलोंग करेगा प्री से, पार्टली बिलोंग करेगा पोस्ट से। तो जो पार्टली बिलोंग करेगा प्री से वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा, पार्टली जो बिलोंग करेगा पोस्ट से वो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली इतने डिटेल में मत जाओ आप, जो मैंने अभी समझाया वही समझो कि इसमें जो डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी देती है फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को रिड्यूस होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को रिड्यूस करेगा। लेकिन उस पर रॉन्गली होल्डिंग कंपनी उसको कहाँ इंक्लूड कर लेता है, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो इसमें ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा। तो जैसे मैंने ये लिख दिया कि ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ सच डिविडेंड रिसीव्ड। तो ट्रीटमेंट ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। रेक्टिफिकेशन हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पीएनएल को कैंसिल किया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज किया। अब इसमें आप आ जाओ इलस्ट्रेशन 20, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, चेक इन ट्रांजिट एंड गुडविल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसमें क्या गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 60,000, जनरल रिजर्व 60,000, सरप्लस अकाउंट 70,000। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स में आ जाओ। फिक्स्ड एसेट्स में इनटैंजिबल में पहले से, ये भी एक पहली बार ये पॉइंट आ रहा है, इनटैंजिबल में पहले से गुडविल है, होल्डिंग में भी है 30,000 और सब्सिडरी में है 10,000। तो अगर मान लो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कैलकुलेशन से गुडविल आएगा तो टोटल गुडविल में ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 30 प्लस 10 प्लस अगर कुछ और गुडविल आया तो वो सब तीनों ऐड होके आएंगे बैलेंस शीट में। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आता है कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अगर इफ गुडविल इज मोर देन कैपिटल रिजर्व तो नेट अमाउंट गुडविल का नजर आएगा बैलेंस शीट में। इफ कैपिटल रिजर्व इज मोर देन गुडविल तो नेट अमाउंट कैपिटल रिजर्व नजर आएगा बैलेंस शीट में। तो यहां पे आ जाओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, 16,000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड। कितने का इन्वेस्टमेंट है इसमें, 1,90,000। फिर
व्हेन कंट्रोलर्स अक्वायर्ड एस लिमिटेड हैड 40,000 इन जनरल रिजर्व, यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था 40, जनरल रिजर्व में सरप्लस 30, इमीडिएटली ऑन परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। अब ये देखो एच लिमिटेड के जैसे ही आपने शेयर्स खरीदे इमीडिएटली, यानी खरीदते ही आपको क्या मिल गया डिविडेंड, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली कौन से प्रॉफिट से दिया होगा कंपनी ने, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से। तो इमीडिएटली 16,000 मिल गया एज डिविडेंड फ्रॉम एस लिमिटेड विच वॉज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वहां में स्प्रिंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। डेटर्स बाकी ये कॉमन पॉइंट है, इसमें कुछ एक पॉइंट है चेक इन ट्रांजिट का, वो भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी सिर्फ डिविडेंड के पॉइंट को कवर करता हूं पहले। तो एक बार ये देख लो कि इमीडिएटली 16,000 का डिविडेंड मिला है फ्रॉम एस लिमिटेड। तो ये 16,000 डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, 16,000 डिविडेंड रिसीव हुआ है फ्रॉम एस लिमिटेड। तो यहां पे देखो इलस्ट्रेशन 20 में होल्डिंग का शेयर हो गया 4/5 इस तरीके से कि 16,000 शेयर्स हमने एक्वायर किया आउट ऑफ 20,000 शेयर्स। तो इसमें होल्डिंग का शेयर हो गया 4/5, माइनॉरिटीज 1/5। एच लिमिटेड ने रिसीव किया 16,000 एज डिविडेंड। तो ये 16,000 रिसीव किया एच ने, तो एच का शेयर कितना था, अगर 4/5 के लिए 16,000 है तो 100% डिविडेंड कितना होगा, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 दैट इज 20,000 का डिविडेंड मिला। इसमें अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो जनरल रिजर्व 40,000, पोस्ट प्रॉफिट कितना आ गया 20, क्योंकि जनरल रिजर्व एंड में आपको कितना गिवन है, बैलेंस शीट के एंड में गिवन है 60, तो बिगिनिंग में 40 गिवन है क्वेश्चन में, 60 एंड में गिवन है, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना अर्न किया 20, जो कि पोस्ट हो गया। पीएनएल में 30,000 है बिगनिंग, तो पीएनएल में 30,000 है बिगनिंग, उसमें से हमने 20,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, 20,000 वाज द टोटल डिविडेंड। तो पीएनएल का प्री बैलेंस कितना बचा 10,000 डिविडेंड देने के बाद, और पीएनएल का एंड गिवन है 70। तो अब ये देखो 70 और बिगिनिंग प्रॉफिट है आफ्टर डिविडेंड वाज 10, तो डिफरेंस कितना हो गया 60। तो 60,000 इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, वो जो कि आ जाएगा आपका पोस्ट। फिर अब इसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करोगे तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी कितना है 1,90,000, उसमें से फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस किया 16,000 शेयर से 160, डिविडेंड आपको मिल गया। तो डिविडेंड जो मिल रहा है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से है, तो डिविडेंड माइनस किया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से। जनरल रिजर्व का 4/5 माइनस किया 40,000 का, पीएनएल का 4/5 दैट इज 10,000 का 4/5 माइनस किया। तो इस कैलकुलेशन में कैपिटल रिजर्व आ गया हमारा 26,000। तो जैसे अभी डिस्कस किया था कि इस कैपिटल रिजर्व को गुडविल के थ्रू एडजस्ट करना होगा। तो बैलेंस शीट में इनटैंजिबल है 30 + 10 40,000, 40,000 इनटैंजिबल में से 26 माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट में नेट गुडविल शो करोगे 40 - 26 दैट इज 14,000। तो कभी भी क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों एक साथ नहीं आएंगे, वो आपस में कैंसिल होके आएंगे, एडजस्ट होके आएंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड 40,000, उसमें 1/5 जनरल रिजर्व का मिलेगा। तो इसमें मैंने प्री पोस्ट कुछ नहीं किया, जो टोटल है उसी का दे दिया उसको 1/5। तो 60,000 का 1/5 12,000, 1/5 ऑफ पीएनएल दे दिया 70,000, 14,000, टोटल आ गया 66,000। अब बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे शो करोगे, जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का दिया हुआ है 80,000, सरप्लस होल्डिंग कंपनी का दिया हुआ है 90,000, 4/5 ऑफ पीएनएल का 4/5 ऐड करेंगे, तो 4/5 ऑफ पीएनएल कितना था पोस्ट 60,000, तो पोस्ट का 60,000 का 4/5 मिल जाएगा। जनरल रिजर्व कितना है पोस्ट में 20,000, उसका 4/5 मिल जाएगा, और उसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस करोगे। ये इंपॉर्टेंट है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं अभी हम रेक्टिफाई, यहां से इसलिए माइनस कर रहे हो क्योंकि इसको आप क्या कर रहे हो रेक्टिफाई, और इसका सही प्लेस क्या था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यहां से माइनस कर रहे हैं क्योंकि इसका ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को रिड्यूस करेगा।
बाकी एक छोटा सा पॉइंट और है, वो है क्वेश्चन में गिवन है included debtors of S Limited include 20,000 due from S Limited whereas creditors of S Limited include 15,000 due to H Limited। तो ये कह रहे हैं कि डेटर्स में 20 है लेकिन S के क्रेडिटर में 15 है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने 5,000 का पेमेंट दे दिया था S लिमिटेड ने, और वो पेमेंट अभी तक हमें पहुंचानी है। लिखा हुआ है द डिफरेंस बीइंग अकाउंटेड फॉर बाय अ चेक इन ट्रांजिट, यानी वो अभी रास्ते में है चेक और वो कंपनी के पास आ जाएगा, होल्डिंग के पास। तो आप क्या करोगे, इसमें से बैलेंस शीट में से सन्ड्री क्रेडिटर्स एच लिमिटेड के हैं 50 और एस लिमिटेड के हैं 40, उसमें से 15,000 जो कॉमन अमाउंट है वो हट जाएगा। डेटर्स में आ जाओगे, एच लिमिटेड के डेटर्स हैं 120, एस लिमिटेड के डेटर्स हैं 160, उसमें से इंटर कंपनी डेट्स टोटल 20 माइनस कर दोगे, क्योंकि 20 हम हटा देंगे क्योंकि 20 हमें एस से लेना था, अब वो मिलेगा नहीं, वो कैंसिल करोगे। और 20 वहां से लेस करने के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेक इन ट्रांजिट अलग से 5,000 ऐड करके दिखाओगे कि ये अभी हमारे पास 5,000 आएगा। तो नेट इफेक्ट ये हुआ कि लाइबिलिटी साइड से 15,000 हमने लेस किया, लाइबिलिटी साइड से इंटर कंपनी डेट्स 15,000 माइनस किया, और यहां से पहले 20 माइनस किया डेटर्स से, और 5,000 चेक इन ट्रांजिट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर दिया। तो ये इलस्ट्रेशन 20 के जो पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस कर लिए।